और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बुंदेलखंड की पाकशाला में जो पारंपरिक खान पान बनाया जा रहा है, उसकी खुशबू से पूरा घर महक रहा है। हालांकि अभी महेरी बनकर तैयार हुई है, लेकिन बाकी व्यंजनों की तैयारी भी चल रही है। अब यहाँ बेसन के आलू की सब्जी बनाई जा रही है। इस सब्जी का जैसा नाम है वैसे ही इसे बनाया भी जाता है। सब्जी बनाने के लिए पहले बेसन के छोटे छोटे आलू बना लिए जाते हैं और फिर इनसे सब्जी बनाई जाती है। कैसे, ये तो इस सब्जी की पूरी विधि देखने के बाद पता चलेगा। इस चटपटी सब्जी का रहस्य जानकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। सब्जी बनाने के लिए पहले बेसन को अच्छी तरह बारीक छलनी से छान लेते हैं। फिर बेसन को एक परात में लेकर उसमें अजवाइन, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, हींग और मूंगफली का तेल मिलाते हैं। मूंगफली का तेल मिलाने के पीछे खास वजह यह भी है कि बुंदेलखंड के इस इलाके में मूंगफली बहुतायत होती है। इसीलिए ये लोग रोजमर्रा के खान पान में मूंगफली का तेल काफी इस्तेमाल करते हैं। बेसन में सारे पारंपरिक मसालों को हाथ की मदद से मिला लिया जाता है। फिर धीरे धीरे पानी डालकर बेसन को कड़ा गूंथते हैं। रोटी बनाने वाले आटे से भी ज्यादा कड़ा। जब बेसन गूंथ कर तैयार हो जाता है तो इससे छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं। स्थानीय भाषा में इन गोलों को बेसन के आलू कहा जाता है। अब देखिए कैसे इन आलूओं से यहाँ की महिलाएं सब्जी बनाती हैं। सबसे पहले चूल्हे पर कढ़ाई में पर्याप्त मात्रा में पानी चढ़ाया जाता है। जब पानी में उबाल आ जाता है तो इसमें बेसन की गोलियों को डाल दिया जाता है। बुंदेलखंड की भाषा में कहें तो पानी में बेसन के आलू डाल दिए जाते हैं। करीब 20 मिनट तक लगातार तेज आंच पर पकने के बाद जब गोलियां पककर नरम हो जाती हैं और इनकी ऊपरी सतह पानी में घुलने लगती है तो ये समझ लेना चाहिए कि अब गोलियां अंदर तक पक चुकी हैं। फिर इन्हें एक करछी की मदद से कढ़ाई से निकालकर एक थाली में रख लिया जाता है। कुछ देर तक ठंडा होने के लिए इन्हें छोड़ दिया जाता है। जब ये गोलियां ठंडी हो जाती हैं तो इन्हें एक दराती की मदद से आलू की तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। अब सब्जी में तड़का लगना बाकी है। इसके लिए चूल्हे पर एक कढ़ाई में तेल गर्म किया जाता है। जब तक तेल गर्म होता है तब तक सब्जी के लिए कुछ पारंपरिक मसाले तैयार किए जाते हैं। एक पत्थर से बनी सिल पर साबुत लाल मिर्च, नमक और बारीक कटे हुए प्याज को पानी के छींटे लगाकर पीसते हैं। जल्द ही इन मसालों से पिसकर एक घोल तैयार हो जाता है। इस मसाले वाले घोल को सिल से उतारकर एक कटोरी में रख लेते हैं। फिर इस घोल में हल्दी और पिसा हुआ धनिया मिला देते हैं। उधर तड़का लगाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में जीरा, लहसुन, अदरक, प्याज और बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालते हैं। जब ये भुनकर हल्के भूरे रंग के हो जाएं, तो महिलाएं इसमें मसाले का घोल डाल देती हैं। करीब 5 मिनट तक इस घोल को चलाते हुए धीमी आंच पर भूना जाता है। जब मसाले का रंग कत्थई हो जाए और ये तेल छोड़ने लगे तो मान लो कि अब मसाला भुन चुका है। अब इसमें कटे हुए बेसन के आलू डाले जाते हैं। फिर इन्हें मसालों के साथ मिलाया जाता है। साथ ही जो पानी बेसन की गोलियों को उबालने में इस्तेमाल हुआ था, उसे भी तड़का लगाने के बाद सब्जी में ही डाल दिया जाता है। अगर ये पानी कम पड़ जाए तो इसमें थोड़ा और पानी डाल सकते हैं।
पानी डालने के बाद सब्जी को करीब 10 से 15 मिनट तक मध्यम आंच पर खुले में पकाया जाता है। जब सब्जी में उबाल आ जाए और तेल सब्जी की ऊपरी सतह पर इकट्ठा होने लगे तो समझो कि आपकी सब्जी बनकर तैयार है। अब ऊपर से सब्जी को हरे धनिये की पत्तियां डालकर सजा देते हैं। बुंदेलखंड की एक खास सब्जी है बेसन के आलू की सब्जी। सुनने में लगता है कि जैसे इसमें आलू और बेसन दोनों हैं, मगर ये बेसन को ही आलू का एक रूप दिया जाता है और उसकी सब्जी बनाई जाती है। तो बेसन हम जानते हैं चने से बनता है और चने के कई गुण हैं। जैसे सबसे पहले तो चना जो है पेट को ठंडा रखता है, ये कब्जी को भी रोकता है यानी कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल करता है, ये ब्लड शुगर की भी रोकथाम करता है यानी कि जो बेसन की सब्जी खाते हैं तो उनकी ब्लड शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ती नहीं है। इसमें सटाइटी भी बहुत होती है यानी पेट भरा रहता है, इसमें ऊर्जा भी मिलती है और साथ में कई विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं बेसन की आलू की सब्जी में। तो देखने में तो ये आलू का रूप है मगर इसमें बेसन के सारे गुण हैं और खास ये स्वादिष्ट भी है। बेसन के आलू की इस स्वादिष्ट सब्जी को बनाने की विधि यकीनन किसी को भी पसंद आ जाएगी। अब आगे ये महिलाएं बुकनू बनाने की तैयारी कर रही हैं। बुकनू एक ऐसा व्यंजन है जिसे खाने में मीठे व्यंजन के तौर पर शामिल किया जाता है। इसे बनाने के लिए एक कढ़ाई में गाय का शुद्ध देसी घी गर्म करते हैं। फिर इस घी में गेहूं का आटा डालकर इसे करछी से चलाते हुए भूनते हैं। इस दौरान अगर चूल्हे में आंच हल्की रखी जाए तो बेहतर है, क्योंकि मसाले हों या फिर आटा, धीमी आंच पर कोई भी चीज अच्छी तरह से भूनती है। जब आटा कढ़ाई में चलाते हुए भूना जाता है तो धीरे धीरे इसका रंग हल्का लाल होने लगता है। साथ ही इसमें से सूंधी सूंधी खुशबू भी आने लगती है। आटा भुनने पर कढ़ाई को चूल्हे से नीचे उतार लिया जाता है, लेकिन कढ़ाई ठंडी होने तक भी इसे लगातार चलाते रहना पड़ता है, वरना कढ़ाई गर्म होने की वजह से ये जल सकता है और हमारे व्यंजन का स्वाद बिगड़ सकता है। चूल्हे से उतारे जाने के बाद जब आटा 50% तक ठंडा हो जाए तो इसे दूसरे बर्तन में खाली कर लिया जाता है और इसमें शक्कर मिला दी जाती है। बुकनू को कई अन्य राज्यों में कसार के नाम से भी जाना जाता है और कुछ जगहों पर इसे प्रसाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बुकनू बुंदेलखंड के लोकप्रिय व्यंजनों में से एक है और ये साधारण सा व्यंजन काफी खुशबूदार और स्वादिष्ट होता है। बुकनू के अलावा बुंदेलखंड में बरा और बफौरी भी काफी प्रचलित व्यंजन है। थोड़े से इंतजार के बाद इन व्यंजनों को बनाने की विधि भी हम आपको दिखाएंगे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। बुंदेलखंड की पाकशाला में आज तरह तरह के पारंपरिक व्यंजन बनाए जा रहे हैं जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहत से भी भरपूर हैं। अभी आपने देसी घी और गेहूं के आटे से बने स्वादिष्ट बुकनू को बनाने की विधि को देखा। अब ये महिलाएं जायकेदार और पौष्टिक बफौरी बनाने की तैयारी में हैं। बफौरी बुंदेलखंड का एक ऐसा व्यंजन है जिसे यहाँ सदियों से बनाया और खाया जाता है। बफौरी बनाने के लिए मूंग की दाल को करीब 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया जाता है। जब दाल अच्छे से फूल जाती है और छिलका छोड़ देती है तो इसे हाथों से कई बार धोया जाता है। ऐसा करने से दाल एकदम साफ हो जाती है। अब इसे पत्थर के सिल पर बाट की मदद से दरदरा पीसा जाता है। पिसी हुई दाल को एक बर्तन में ढककर कुछ देर के लिए रख दिया जाता है। बफौरी बनाने से पहले पिसी हुई दाल में अजवाइन, नमक, लाल मिर्च और हींग
डाल दी जाती है। फिर इस मिश्रण को अच्छी तरह से फेंटते हैं। इधर महिलाओं ने चूल्हे पर एक भगोने में पानी गर्म कर लिया है। चूंकि बफौरी को भाप में पकाया जाता है, जब पानी में उबाल आने लगता है तो एक सूती कपड़े को भिगोकर बर्तन पर इस तरह बांध दिया जाता है। ऐसा करने से गर्म पानी से उठने वाली भाप सीधे कपड़े तक पहुंचती है। देखिए कैसे ये महिलाएं हाथों से छोटी छोटी मंगोड़ी की तरह बफौरी को कपड़े के ऊपर बना रही हैं। कपड़े से छनकर जो भाप ऊपर पहुंचेगी उससे बफौरी पकेगी। खैर, अब पूरा कपड़ा भर चुका है, इसलिए महिलाओं ने इस पर थाली ढककर मंद मंद भाप में पकने के लिए इसे छोड़ दिया है। करीब 10 मिनट के बाद जब थाली को हटाते हैं तो बफौरी बनकर तैयार हो चुकी होती है। फिर इसे एक करछी की मदद से अलग थाली में निकाल लेते हैं। बुंदेलखंड में भाप से पकाकर बनाई जाने वाली एकदम गर्मा गर्म और नरम नमकीन बफौरी खाने में बड़ी स्वादिष्ट लगती है। पहले तो मूंग की दाल लेंगे एक कटोरे में, फिर उसे भिगोने के लिए रख देते हैं, यानी कि 3 या 4 घंटे के लिए। जब वो अच्छी तरीके से फूल जाए तो उसके छिलके निकालते हैं, उसे साफ करते हैं, और जब वो यानी कि अच्छे से साफ हो जाए तो उसे यानी कि सिलवटने से पीसते हैं। बुंदेलखंड के लोग जितने चाव से नमकीन व्यंजन खाते हैं, उतने ही शौक से ये मीठे व्यंजनों को भी पसंद करते हैं। ये खट्टा मीठा स्वाद ही तो बुंदेलखंड के पारंपरिक खाने की पहचान है। लपसी भी यहाँ का एक पारंपरिक मीठा पकवान है। इसे बनाने के लिए एक कढ़ाई में गाय के शुद्ध देसी घी में गेहूं के आटे को भूनते हैं। जब आटा घी में अच्छी तरह से भुन जाता है तब इसमें लाजवाब खुशबू आने लगती है। साथ ही इसका रंग भी बदलकर हल्का लाल होने लगता है। इसी दौरान महिलाएं इसमें पानी मिला देती हैं। पानी के साथ ही इसमें शक्कर भी मिलाई जाती है। जब तक कढ़ाई में आटा पानी को अच्छी तरह से सोख नहीं लेता, तब तक इसे लगातार चलाते हुए पकाया जाता है। इसे बनाने के दौरान सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि लपसी में आटे की गोलियां न बनने पाएं। इसीलिए शुरुआत से लेकर अंत तक इसे लगातार चलाते हुए पकाया जाता है। मीठे पकवानों में बुंदेलखंड में पूड़ी के लड्डू बेहद लोकप्रिय हैं। बुंदेली इन लड्डुओं को पूड़ी से बनाते हैं, इसीलिए इन्होंने इस खास व्यंजन को पूड़ी के लड्डू का नाम दिया है। अब देखिए ये महिलाएं इस व्यंजन को किस तरीके से बनाती हैं। सबसे पहले परात में गेहूं का आटा गूंथते हैं, फिर इस आटे से पूड़ियां बनाते हैं। ये पूड़ियां थोड़ी मोटी बनाई जाती हैं और इन्हें पकाया भी कम ही जाता है। पूड़ियां जितनी नरम होती हैं, लड्डू भी उतने ही मुलायम बनेंगे। पूड़ियां बनाने के बाद इन्हें रोटी बेलने वाले चकले पर बेलन की मदद से इस तरह दबा दबा कर पीसते हैं और बाकी काम हाथों से हो जाता है। आप देख सकते हैं कि पूड़ियों को पीसकर चूरमा बना लिया गया है। अब इन्हें लड्डुओं का आकार और स्वाद देने के लिए इसमें शुद्ध देसी घी और शक्कर मिलाई जा रही है। सारे मिश्रण को अच्छे से मिलाकर इसे हाथों से लड्डुओं की शक्ल दी जाती है। बिना खोया और कम लागत में बने ये लड्डू स्वाद और सेहत से भरपूर हैं। भारतीय भोजन में रायता और चटनी का बड़ा महत्व है। इन दोनों के बिना खाना अधूरा सा लगता है। हर जगह की अपनी एक अलग जीवन शैली है और उसी के आधार पर वहां का खान पान है। यही वजह है कि कुछ व्यंजनों का समान नाम होने के बावजूद उनका जायका बड़ा जुदा होता है। चटनी और रायता भी ऐसे ही व्यंजन हैं जो देश के तकरीबन हर राज्य में बनाए और खाए जाते हैं।
और हर जगह इन्हें बनाने का तरीका और स्वाद अलग ही होता है। बुंदेलखंड का रायता बनाने के लिए पहले बरा बनाया जाता है। बरा उड़द की दाल से बनने वाला एक ऐसा व्यंजन है जिसे बुंदेलखंड में 2 तरीकों से खाया जाता है। पहला पकोड़े की तरह तो दूसरा छाछ में डुबाकर रायता बनाकर। इस लजीज व्यंजन को बनाने के लिए उड़द की दाल को एक रात पहले ही भिगो दिया जाता है। अगली सुबह दाल फूलकर मुलायम हो जाती है। फिर इसे 2 से 3 बार धोकर इसका छिलका अलग कर लिया जाता है। फिर फूली हुई दाल को सिल पर बट्टे से महीन पीसते हैं। दाल के घोल में हींग का पानी, लाल मिर्च, नमक और थोड़ी हल्दी मिलाकर गूंथ लिया जाता है। बरा को गोल आकार देने के लिए पत्थर के चकले पर एक गीला कपड़ा बिछाते हैं। इस कपड़े पर दाल का घोल रखकर हाथ से फैलाते हैं और फिर सावधानी पूर्वक इसे कपड़े से उठाकर तलने के लिए गर्म तेल में छोड़ देते हैं। दोनों तरफ से पकाकर बरा को कढ़ाई से निकाल लिया जाता है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन रायता बनाने के लिए इसे छाछ में डुबो दिया जाता है। लेकिन इससे पहले छाछ में कुछ पारंपरिक मसालों से तड़का भी लगाया जाता है। ऐसा करने के लिए मिट्टी से बनी एक हांडी में छाछ लेते हैं। फिर इसमें नमक, पिसा हुआ धनिया, मिर्च और हींग डालते हैं। उधर महिलाओं ने छाछ में तड़का लगाने के लिए चूल्हे में एक मिट्टी के दिए को गर्म कर लिया है। इस गर्म दिए में हींग, जीरा और सरसों के कुछ दाने डालते हैं। गर्म दिए में जब ये चटकने लगे तब इसमें थोड़ा तेल डालकर दिए को छाछ में डाल दिया जाता है। इसी के साथ तड़केदार छाछ तैयार है। अब इस छाछ में बरा भिगो दिया जाता है। छाछ में डूबने पर यह नरम होकर और भी ज्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। खाना बनकर तैयार है और भोजन का वक्त भी हो चला है। इधर घर के सदस्य आसन पर बैठते हैं, उधर महिलाएं थाली में भोजन परोसना शुरू कर देती हैं। बड़े प्यार से एक एक व्यंजन थालियों में सजाया जाता है और घर वालों को परोस दिया जाता है। बच्चे हों या बड़े, इन पारंपरिक व्यंजनों को सब बड़े चाव से खाते हैं। तो दर्शकों, हमारी पाकशाला में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते एक नई जगह और अनोखे स्वादिष्ट पारंपरिक खान पान के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए बदलते भारत की शान, दूरदर्शन किसान। नमस्कार। मध्य प्रदेश के पारंपरिक भोजन में दाल बाफले, अरबी के पत्तों की सब्जी, पोहा, नमकीन सेव, दही बड़े, पापड़, टिक्कड़ और सेब सलाद जैसे व्यंजन काफी प्रचलित हैं। इन व्यंजनों में मध्य प्रदेश की सभ्यता, संस्कृति और स्वाद बसा है। इन्हें बनाने के तौर तरीकों से लेकर इनके खाने का अंदाज भी एकदम अलग है। हमारी पाकशाला के सह प्रायोजक थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। आपने महिला किसान के बारे में जो सुझाव दिए हैं उसकी प्रशंसा कृषि मंत्री ने ही नहीं विशेषज्ञों ने भी की है। हाँ सिनूरी देवी, महिला किसानी में तुम्हारा नाम का हो गया, तुम तो आसमान में उड़ने लगी हो। सिनूरी देवी को बेस्ट महिला किसान का अवार्ड दिया जाएगा। ये आपका है। किसानी की प्रेरणा तो हमें आपसे ही मिली है। तुम आवाज लेने नहीं जाओगी। गांव हंटर बाबू का देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे।
इस धरा की माटी पर लिखनी एक नई कहानी है। जैविक खेती के बल पर लानी सुबह सुहानी। खेती किसानी से जुड़ी रोचक जानकारियों से भरा कार्यक्रम धरती का अमृत जैविक खेती देखना न भूलें। प्रत्येक मंगलवार दोपहर 4:30 बजे डीडी किसान चैनल पर। कृषि में क्या है उन्नत प्रौद्योगिकियां, कैसे करें रोग निदान, कैसे पहचाने उन्नत बीज, क्या है मुश्किलें, क्या है निदान, कौन सी नस्लें, क्या है प्रावधान, हर बात का रखें ध्यान। हमारे देश के कृषि संस्थान, कृषि शिक्षा और अनुसंधान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।